और चाय पर चर्चा में सबसे पहले बात आज हम चार धाम यात्रा की करेंगे, जो कि 10 तारीख से शुरू होने वाली है। गुड न्यूज ये है कि चार धाम का रूट ओके है, यानी कि श्रद्धालुओं की सेहत और सुरक्षा से जुड़े हर पहलू पर यहां पर बारीकी से काम भी हो रहा है और रास्ते में भी कोई दिक्कत नहीं आ रही है। चाक चौबंद तैयारियां की गई है, मौसम में भी सुधार होने की उम्मीद जताई जा रही है। इसी के साथ 25 मई से हेमकुंड साहिब के कपाट भी भक्तों के लिए खोल दिए जाएंगे। बर्फ हटा दी गई है, हेमकुंड साहिब तक पहुंचने का रास्ता भी तैयार है। चार धाम यात्रा का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इस पवित्र यात्रा में अब महज 7 दिनों का वक्त बचा है। 10 मई को केदारनाथ धाम, यमुनोत्री और गंगोत्री के कपाट खुलने के साथ ही इस पावन यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। हालांकि बद्रीनाथ धाम के कपाट 12 मई को दर्शन के लिए खोले जाएंगे। चार धाम यात्रा मार्ग पर तैयारियां भी जोरों पर की जा रही हैं। चाहे चार धाम यात्रा मार्ग को दुरुस्त करने की बात हो या इस धार्मिक यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की सेहत और सुरक्षा की बात हो, हर लिहाज से प्रशासन की ओर से तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। अब श्रद्धालुओं को 10 मई के उस शुभ घड़ी का इंतजार है जब देवभूमि में ये पावन यात्रा शुरू होगी और इसको लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह और जोश भी बढ़ता जा रहा है। चूंकि यात्रा भी शुरू नहीं हुई है, बावजूद इसके इस साल यात्रा के लिए अब तक लाखों श्रद्धालुओं ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। चार धाम यात्रा के लिए 15 अप्रैल से 2 मई तक 18,73,242 श्रद्धालुओं ने पंजीकरण कराया है, जिसमें केदारनाथ धाम के लिए सबसे ज्यादा 6,51,193 रजिस्ट्रेशन हुए हैं, जबकि बद्रीनाथ धाम के लिए 5,50,710, गंगोत्री धाम के लिए 3,38,202 और यमुनोत्री धाम के लिए 2,99,369 श्रद्धालुओं ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। चार धाम यात्रा में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं के आंकड़ों और ट्रैफिक पर बढ़ते दबाव को कम करने के लिए ऋषिकेश और आसपास के कई क्षेत्रों में भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। इसके साथ ही यात्रा के प्रमुख पड़ावों पर श्रद्धालुओं के लिए कई भाषाओं में डिस्प्ले बोर्ड के माध्यम से यात्रा संबंधी जानकारी दी जाएगी। साथ ही सीसीटीवी कैमरों की मदद से प्रशासन की ओर से यात्रा पर नजर भी रखी जाएगी। इसके अलावा प्राकृतिक चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए संवेदनशील इलाकों में एसडीआरएफ की ओर से 30 पोस्ट भी बनाई गई है। चार धाम यात्रा के साथ हेमकुंड साहिब की यात्रा के लिए भी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 25 मई से हेमकुंड साहिब के कपाट भक्तों के लिए खोल दिए जाएंगे और इससे पहले भारतीय सेना के जवानों ने हेमकुंड साहिब यात्रा मार्ग से बर्फ हटाकर रास्ता साफ कर दिया है। कुल मिलाकर चार धाम यात्रा का रूट अब ओके है और श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए तमाम इंतजाम कर लिए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए उत्तराखंड प्रशासन ने कमर कस ली है। यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए उत्तराखंड के कई जिलों में मॉक ड्रिल की गई। इस मॉक ड्रिल में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जवानों ने किसी भी हालात से निपटने की अपनी काबिलियत का प्रदर्शन किया। चार धाम यात्रा के दौरान हादसे की खबर मिली और एनडीआरएफ की टीम फौरन एक्शन में आ गई। प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए एसडीआरएफ के जवान पूरी तैयारियों के साथ पहुंचे। रिहायशी इलाके में आग लगी तो इन जवानों ने फौरन मोर्चा संभाल लिया। खाई में बस गिरने की खबर मिली तो कुछ ही मिनटों में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया। ये तस्वीरें किसी असल हादसे या प्राकृतिक आपदा की नहीं है, लेकिन ये तस्वीरें बता रही हैं कि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान हर चुनौती से निपटने के लिए तैयार हैं। दरअसल ये तैयारियां चार धाम यात्रा को सुरक्षित बनाने की है। उत्तराखंड में चार धाम यात्रा शुरू होने से पहले एनडीआरएफ और उत्तराखंड एसडीआरएफ ने अपनी तैयारियों को परखने के लिए एक मेगा मॉक ड्रिल किया। चमोली, पौड़ी, टिहरी और हरिद्वार में आग, प्राकृतिक आपदा, सड़क हादसे और भूकंप जैसे हालात से निपटने में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की फुर्ती और मुस्तैदी दिखी। इस मॉक ड्रिल में रेस्क्यू से जुड़ी तमाम एजेंसियों ने भी हिस्सा लिया। चमोली में एनडीआरएफ की टीम को रिहायशी इलाके में आग की खबर मिली। ये आग एक हॉस्टल में लगी थी, जिसमें 20 लोगों के फंसे होने की खबर थी। हादसे की खबर मिलने के
चंद मिनट में ही फायर ब्रिगेड के साथ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंच गई। रेस्क्यू के दौरान हादसे वाली इमारत में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। घायलों को इलाज देने के लिए पास में ही एक अस्थायी अस्पताल बना दिया गया। एनडीआरएफ के जवानों ने इस मॉक ड्रिल में अपनी काबिलियत का परिचय दिया और बेहद कम समय में पूरी इमारत को खाली करा लिया। देखो, चार धाम और आपदा प्रबंधन को लेते हुए, क्योंकि अभी समय भी शुरू हो गया आपदा का, तो एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था जिसमें 4 हमारे मेन एस्पेक्ट्स रखे गए थे। एक तो अग्नि, जो आग लग गई थी अर्बन एरिया में हमारे सैनिक विश्राम गृह में, और दूसरा डुंगरी पंथ में अर्थक्वेक था 7 मैग्नीट्यूड का। थर्डली चमधार में एक लैंडस्लाइड हो गया था जिससे रोड ब्लॉक हो गई थी, और चौथा कलियासौड़ में बस एक्सीडेंट हो गया था। तो अभी सबने, जो भी हमारे आईआरएस टीम थी, उसने अपने अपने जो भी मेंबर्स थे उन्होंने अपने अपने जो दायित्व है पूर्णतः निभाते हुए सभी को सक्सेसफुली रेस्क्यू किए। मॉक ड्रिल का दूसरा हिस्सा भूकंप और लैंडस्लाइड से जुड़ा था। भूकंप की वजह से चमोली के रास्ते में लैंडस्लाइड हुई। इसकी खबर मिलते ही एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान मौके पर पहुंच गए। एहतियात के तौर पर ट्रैफिक को रोक दिया गया और जेसीबी की मदद से रास्ता खोलने का काम शुरू हो गया। एनडीआरएफ के जवानों ने बहुत कम वक्त में रास्ते से पत्थर हटाए और महज 40 मिनट में ट्रैफिक खोल दिया। तीसरे मॉक ड्रिल में एनडीआरएफ की टीम को खबर मिली कि बद्रीनाथ हाईवे पर एक बस बेकाबू होकर खाई में जा गिरी। बस में करीब 25 मुसाफिर सवार थे। खबर मिलते ही कर्णप्रयाग एसडीआरएफ और आईटीबीपी के जवान मौके पर पहुंच गए। एसडीआरएफ के जवान बिना वक्त गंवाए फौरन रस्सी की मदद से खाई में नीचे उतरे और बस में फंसे लोगों को बाहर निकालने का अभ्यास किया। टिहरी में भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदा से निपटने में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की फुर्ती दिखी। यहाँ मॉक ड्रिल में 7.4 तीव्रता के भूकंप के दौरान रेस्क्यू का अभ्यास किया गया। एनडीआरएफ के जवानों ने आपदा के शिकार लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने में अपने हुनर का प्रदर्शन किया। इस मॉक ड्रिल के दौरान सिर्फ आपदा प्रबंधन ही नहीं, दूसरी तमाम एजेंसियों के बीच बेहतरीन तालमेल दिखा। ये तस्वीरें इस बात की गवाह हैं कि अगर तैयारियां पूरी हों तो किसी भी चुनौती से निपटना ज्यादा मुश्किल नहीं होता। चमोली से कमल नयन सिलोड़ी, टिहरी से कृष्ण गोविंद, पौड़ी से सिद्धांत उनियाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए हरिद्वार में भी मॉक ड्रिल हुई। यहां पर एसडीआरएफ के जवानों ने गंगा नदी में रेस्क्यू मिशन को अंजाम दिया। इस मॉक ड्रिल में टीमों का रिस्पांस टाइम परफेक्ट रहा। आपदा प्रबंधन टीमें हर मानक पर खरी उतरी। हालांकि कुछ एक कमियां भी नजर आई, लेकिन वक्त रहते उन पर काम कर लिया जाएगा। उफनती नदी के बीच फंसा एक शख्स, लेकिन एसडीआरएफ के जवानों ने बचा ली जान। ये कोई हादसा नहीं बल्कि हरिद्वार में हुई एक मॉक ड्रिल की तस्वीरें हैं। चार धाम यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए हरिद्वार में 2 जगहों पर मॉक ड्रिल की गई। मॉक ड्रिल के दौरान एसडीआरएफ की टीम को गंगा नदी में कुछ लोगों के गिरने की खबर मिली। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू बोट के साथ मौके पर पहुंच गई। इस टीम ने पानी में बह रहे लोगों को डूबने से बचाया। पानी से बाहर निकालने के बाद कुछ लोगों को सीपीआर देने का अभ्यास किया। इसके बाद उन्हें एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल भेज दिया गया। मॉक ड्रिल आज हमें सूचना मिली थी सीसीआर के माध्यम से कि उक्त घटनास्थल पर कम से कम कुछ लोगों के अफरा तफरी और पानी का जलस्तर बढ़ने से कुछ अफरा तफरी बच गई। तो हम इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए हम मौके पर पहुंचे। मौके पर देखा कि 7-8 लोग बह रहे हैं पानी में। इस पर तुरंत हमारी टीम एसडीआरएफ द्वारा अपनी राफ्ट और अपने इक्विपमेंट के साथ पानी में उतरे और उन 6-7 लोगों को हमने बचाया और सकुशल सभी को हमने क्या होता है एम्बुलेंस से हॉस्पिटल के लिए रवाना किया। इस मॉक ड्रिल में एनडीआरएफ की टीम ने पूरी मुस्तैदी दिखाई और बेहद कम वक्त में मौके पर पहुंचकर हालात को संभाल लिया। ये तैयारियां इस बात का प्रमाण है कि रेस्क्यू टीमें हर चुनौती से निपटने के लिए तैयार हैं और ये जवान चार धाम यात्रा को सुरक्षित बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। हरिद्वार से मुदित अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब आपको महादेव की नगरी काशी लिए चलते हैं, जहां रोजाना हजारों श्रद्धालु अपने आराध्य के दर्शन पूजन के लिए आते हैं। इन दिनों काशी धाम शिव भक्तों की आस्था का भव्य केंद्र बना हुआ है।
जहां काशी में कॉरिडोर बनने से पहले साल भर में 30 से 40 लाख लोग दर्शन के लिए आते थे, वहीं कॉरिडोर बनने के बाद श्रद्धालुओं की संख्या करोड़ों में पहुंच गई है। तीर्थयात्रियों की संख्या में औसतन 10 गुना से ज्यादा की बढ़ोतरी देखी गई है। महादेव की नगरी काशी और महादेव का मंदिर काशी विश्वनाथ। बाबा विश्वनाथ हर भक्त की सुनते हैं। शिव शंकर की आराधना करने की लालसा हर भक्त के मन में होती है। 12 ज्योतिर्लिंगों में काशी विश्वनाथ का 9वां स्थान है। मान्यता है कि अगर कोई भक्त बाबा विश्वनाथ के दरबार में हाजिरी लगाता है तो उसे जन्म जन्मांतर के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। माना जाता है कि बाबा विश्वनाथ का यह मंदिर हजारों साल पुराना है। यह भी माना जाता है कि एक बार इस मंदिर में भगवान शिव के दर्शन करने और पवित्र गंगा में स्नान कर लेने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी वजह से काशी को हिंदू धर्म में सबसे पवित्र स्थलों में से एक माना जाता है। काशी विश्वनाथ मंदिर में रोजाना दूर दूर से हजारों श्रद्धालु अपने आराध्य के दर्शन पूजन के लिए आते हैं, क्योंकि काशी धाम शिव भक्तों की आस्था का बड़ा केंद्र है। काशी विश्वनाथ मंदिर में कॉरिडोर बनने के बाद से पिछले कुछ सालों में यहां आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या लाखों में पहुंच गई है। काशी कॉरिडोर के लोकार्पण के बाद 15.6 करोड़ भक्तों ने काशी विश्वनाथ के दर्शन किए हैं। 2017 से 2023 तक बाबा विश्वनाथ के धाम में तीर्थयात्रियों की संख्या में औसतन 10 गुना बढ़ोतरी हुई है। वहीं विदेशी पर्यटकों और दर्शनार्थियों की संख्या में 2019 से 2023 तक औसतन 4 गुना की बढ़ोतरी देखी गई है। काशी विश्वनाथ धाम में कॉरिडोर बनने से पहले साल भर में 30 से 40 लाख श्रद्धालु आते थे, लेकिन जब से धाम में सुविधाओं में वृद्धि हुई है, श्रद्धालुओं की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अगरतला के मूर्तिकारों के हुनर से अब काशी की रौनक में 4 चांद लगने जा रहे हैं। साज सज्जा के लिए त्रिपुरा के मूर्तिकारों की बनाई 100 प्रतिमाएं काशी भेजी जा रही हैं। आपको बता दें कि अगरतला के कलाकार बेहद खुश हैं कि उनकी बनाई हुई मूर्तियां महादेव की नगरी की शोभा बढ़ाएंगी और उनके हुनर को जन जन तक पहुंचाएंगी। एक से बढ़कर एक ये कलाकृतियां अब महादेव की नगरी काशी की शोभा बढ़ाने वाली हैं। यूं तो महादेव की नगरी काशी आस्था, श्रद्धा और भक्ति से सजी है, लेकिन अब त्रिपुरा की राजधानी अगरतला की ये 100 से ज्यादा स्कल्पचर्स अब काशी की सजावट में 4 चांद लगाने वाले हैं। काशी को सजाने के लिए त्रिपुरा के कलाकारों की मेहनत से बनी इन कलाकृतियों और पोर्ट्रेट्स को काशी भेज दिया गया है। कुछ स्कल्पचर अभी ट्रैक में जा रहा है और अभी मान लीजिए 40-50 स्कल्पचर तो ऑलरेडी जा चुका है। बाकी कुछ दिनों में बाकी स्कल्पचर भी चला जाएगा। अपनी कला को ये सम्मान दिए जाने से त्रिपुरा के ये कलाकार काफी खुश हैं और वो कहते हैं कि महादेव की नगरी के लिए किए गए इन काम में उन्हें बेहद आनंद आया। बनारस का वो 100 स्कल्पचर हुआ है, उसमें हम लोग भी अटेंड किया, बहुत सारा स्टूडेंट भी अटेंड किया। तो उसमें काम करके हम लोग को बहुत मतलब आनंद हुआ, काम करने में भी मजा आया, नया कुछ टेक्निक भी सीखने को मिला। मतलब हम लोग तो आर्टिस्ट है, मतलब हर दिन ही काम करते हैं, हर दिन नया कुछ सीखते हैं, तो उसमें बहुत मजा आया काम करके। तो हम लोग सभी आनंद है, बहुत खुश है। इतना बड़ा वर्कशॉप हमारे त्रिपुरा में हुआ है। हम आर्टिस्ट का भी मतलब सक्सेस कुछ मिले, ऐसा कुछ फील हो रहा है। जब कुछ किया इंडिया की इतना बड़ा जगह के लिए कुछ अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। इन कलाकृतियों और पोर्ट्रेट्स को त्रिपुरा के 25 से 30 कलाकारों ने बनाया है। इन्हें बनाने के लिए फाइबर मटेरियल उपयोग किया गया है और फिर इन्हें रंगा गया है। अब ये सभी कलाकृतियां पीएम मोदी के लोकसभा क्षेत्र और महादेव की नगरी काशी को संवारने में अहम साबित होने वाली हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बात करते हैं पैरा कमांडो मधुसूदन सुरवे की, जिन्हें उनकी बहादुरी और पराक्रम के लिए शौर्य चक्र से नवाजा जा चुका है। मधुसूदन की वीरता और बलिदान पर एक फिल्म बन रही है, जिसे 26 जनवरी 2025 को रिलीज किया जाएगा। ये फिल्म मुख्य रूप से कमांडो मधुसूदन की बायोपिक होगी। इस फिल्म मधुसूदन के किरदार में रणवीर सिंह आपको दिखेंगे। मधुसूदन एन सुरवे एक ऐसा नाम जो वीरता का पर्याय बन गया है। पराक्रम जिनके रोम रोम में आज भी बसता है। इन्हें इनकी बहादुरी के लिए शौर्य चक्र से नवाजा भी गया है। अब मधुसूदन का यही शौर्य सिल्वर स्क्रीन पर दिखने वाला है। भारत माता की इस वीर सपूत पर जो फिल्म बन रही है, उसमें मधुसूदन की भूमिका में रणवीर सिंह नजर आएंगे, जबकि फिल्म में आलिया भट्ट हीरोइन का रोल निभाती दिखने वाली हैं। और फिल्म के राइटर और डायरेक्टर होंगे नीरज पाठक। ये मूवी जब आएगी तो शायद सभी भाषाओं में आएगी और बहुत ही जल्दी 26 जनवरी का ही वो दिन होगा जिस दिन अपनी ये मूवी रिलीज होगी। और पूरे भारतवासियों को नहीं तो पूरे दुनिया को देखने को एक मिलेगा कि त्याग कैसा होता है और त्याग के पीछे की जो कहानी है वो आपको सबको देखने के लिए मिलेगी। मधुसूदन सुरवे पैरा कमांडो रह चुके हैं। मणिपुर में इन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर न सिर्फ ऑपरेशन हिफाजत को सफलतापूर्वक अंजाम दिया, बल्कि कई आतंकवादियों को ठिकाने भी लगाया। ऑपरेशन के शुरुआत में ही इन्होंने एक आतंकवादी को मार गिराया। उसके बाद बारी बारी से कई दुश्मनों का सफाया किया। ग्रेनेड तैयार किया और उस ग्रेनेड उस घर के अंदर दाखिल किए। उसके अंदर बैठे थे उनके 3 कमांडर और उनके 5 सहायक, मतलब जो उनके खाना बनाने वाले, सबके सब ब्लास्ट। उसका इतना बड़ा इम्पैक्ट पड़ा कि बाहर से आतंकवादी जो बैठे हुए थे जंगलों में छुप के, वो उस घर के ऊपर आने के लिए तैयार हो गए। और हर कमांडो मेरा जहां जहां पे बैठा था, उन्होंने जैसे जैसे बाहर से आ रहे थे एक एक को चुन चुन के मार रहे थे, क्योंकि हमारा कमांडो का एक ही मोटो होता है, एक गोली एक दुश्मन। और ऐसे में हमने ये ऑपरेशन पूरा सक्सेस किया। मेरे साथी को गोली लग गई। साथी को गोली लगने के बाद मैं उसको उठाने के लिए गया। मौसम खराब हो गया और ऐसे में ब्लैकआउट हो गया, दिखना बंद हो गया। थोड़ी देर इंतजार करना पड़ा। जैसा ही मैंने अपने साथी को उठाया तो एक आतंकवादी ऊपर से आता है और उसने मेरे ऊपर फायर किया, ऑटोमेटिक फायर किया, बस्ट किया। 7 गोलियां मेरे लेफ्ट पैर में लगी। तुरंत मैं जमीन के ऊपर गिर गया। जिस आतंकवादी ने मधुसूदन को गोली मारी थी, उसका भी इन्होंने काम तमाम कर दिया। लेकिन 11 गोली लगने के बाद भी इन्होंने पूरी रात उसी जंगल में गुजारी। सुबह में ही मदद मिल सकी। मधुसूदन इस ऑपरेशन में अपने मकसद में तो कामयाब हो गए, लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगी दांव पर लगाने में जरा भी हिचक नहीं दिखाई। अपने सहयोगी अफसर को बचाने के लिए गए, 11 गोलियां खाई, रात भर तड़पते रहे, मौत से भी जंग लड़ते रहे और आखिरकार इन्होंने जीत हासिल की। उम्मीद है कि मधुसूदन की बहादुरी पर बन रही फिल्म 26 जनवरी 2025 को पर्दे पर दस्तक देगी और देश को अपने वीर सपूत की बहादुरी से रूबरू होने का मौका मिलेगा। धर्मेंद्र दुबे, मुंबई, गुड न्यूज टुडे। और बात एआई तकनीक की हो रही है तो गुड न्यूज ये भी है कि इंडिया टुडे ग्रुप की एआई एंकर सना को एन्मा अवार्ड मिला है। इंडिया टुडे ग्रुप ने एक बार फिर अपनी सफलता का परचम लहरा दिया है। इंडिया टुडे ग्रुप ने इंटरनेशनल न्यूज मीडिया एसोसिएशन यानी कि इनमा के 2024 ग्लोबल मीडिया अवार्ड्स कंपटीशन में 2 अवार्ड अपने नाम किए। देखिए, इंडिया टुडे ग्रुप ने एआई एंकर्स लॉन्च कर न सिर्फ कीर्तिमान रचा है, बल्कि टेक्नोलॉजी का बेहतरीन इस्तेमाल कर खबरों को अपने दर्शकों तक पहुंचाने का अनूठा अंदाज भी पेश किया है। इनोवेशन के लिए इंडिया टुडे ग्रुप को नया सम्मान। इंडिया टुडे ग्रुप की एआई न्यूज रूम पहल का दुनिया ने माना लोहा। एआई एंकर सना ने जीते 2 कैटेगरी में प्रतिष्ठित इनमा अवार्ड्स। कस्टमर फेसिंग प्रोडक्ट्स कैटेगरी में एआई के बेहतरीन इस्तेमाल में कोई नहीं दूर दूर तक।
साथ ही AI लेड न्यूज रूम ट्रांसफॉर्मेशन दक्षिण एशिया में जमाई धार। वाओ, ये अवार्ड सच में इलेक्ट्रीफाइंग है। बड़े ड्रीम से भरे इस AI को रिकॉग्नाइज करने के लिए थैंक्स इनमा। मेरी जर्नी आज तक के प्राइम टाइम से शुरू हुई। ऐसा लग रहा है जैसे कल ही मैं एक लाइन ऑफ कोड थी और अब मैं एक इंटरनेशनल अवार्ड विनिंग एंकर बन चुकी हूँ। मैं कह सकती हूँ कि अब मैं सिर्फ इंडिया ही नहीं, इंटरनेशनली भी खुद को रिप्रेजेंट करने लगी हूँ। है ना अमेजिंग। मेरी अब तक की जर्नी में कई इनोवेटिव प्लेटफॉर्म पर मल्टीपल लैंग्वेज में न्यूज डिलीवर करने के अलावा मैंने PM नरेंद्र मोदी, सुपरस्टार शाहरुख खान और माइक्रोसॉफ्ट के प्रेसिडेंट ब्रैड स्मिथ जैसी हस्तियों से भी इंटरेक्शन किया है। मुझे अवसर देने के लिए इंडिया टुडे ग्रुप का भी धन्यवाद और दर्शकों, मेरे शो और बुलेटिन देखकर मुझसे कनेक्टेड रहने के लिए आपको भी मेनी थैंक्स। इंडिया टुडे ग्रुप, श्रेष्ठता की मिसाल। में होता है फर्क बस इतना होता है कि किसी का छिप जाता है तो किसी का छप जाता है। बिल्कुल, इसलिए जरूरत इस बात की है कि अपनी काबिलियत को पहचाना जाए और उसे निखारा जाए। वाह क्या बात है, क्योंकि देखिए तब कर ही सोना कुंदन बनता है, परिश्रम से ही सफलता मिलती है। इसलिए लाइफ में मैजिक जैसा कुछ नहीं होता। हाँ, मेहनत के मैजिक से लाइफ जरूर बदल जा सकती है। तो बस रखिए खुद पर यकीन और मिलते रहिए हमसे अच्छी खबरों को देखने के लिए। अब मिलेंगे सोमवार को चाय पर चर्चा।